गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लेक्चर 7 में हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे बेटा। बैलेंस शीट होती क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है एक ट्रेडर की, जो वो कब बनाता है, एक पर्टिकुलर डेट को बनाता है। रिमेंबर, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की स्टेटमेंट है जो 31 मार्च 2020, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया कि एक हर साल ईयर एंड पे एक ट्रेडर जो है अपने बिजनेस की बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है, जिसमें वो लेफ्ट हैंड साइड में अपनी लायबिलिटीज़ और प्लस कैपिटल, कैपिटल भी उसकी लायबिलिटी ही होती है, ठीक है, और राइट साइड में वो अपनी बिजनेस की असेट्स जो उसके पास हैं जिससे वो बिजनेस चलाता है वो लिखता है, ठीक है। और बैलेंस शीट है, जैसे नाम से ही क्लियर है, ये दोनों बैलेंस होने चाहिए। इट मीन्स बैलेंस शीट का टोटल हमेशा दोनों साइड का इक्वल आता है, सेम टोटल आएगा। ओके, तो क्या हुआ बैलेंस शीट? इट्स अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड इट शोज द liabilities on the one side and on the right side assets of the business. क्लियर? और कोई थ्योरी आपने इसकी नहीं करनी है। लास्ट लेक्चर 6 में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट डिस्कस किया था बेटा, और इसके बाद बैलेंस शीट से पहले बीच में एक छोटा सा टॉपिक है, देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट वाला। ये टॉपिक हमने नहीं करना, ठीक। इसकी दो इलस हैं, इलस 12 और इलस 13, दैट मीन्स वो आप छोड़ दोगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कंसेप्ट को हम 12th में डिस्कस करेंगे, यहाँ हम नहीं करेंगे। दैट मीन्स इलस 12 और इलस 13 ये दोनों आप स्किप कर दोगे। ओके, बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। लायबिलिटी साइड में मैंने पहले भी बोला था, हम एक सिंगल पर्सन के बिजनेस की फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, तो हमें ये सीक्वेंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले कौन सी लायबिलिटीज़ आएंगी फिर कौन सी आएंगी। आप कुछ भी ऊपर नीचे लिख सकते हो, सोल ट्रेडर के लिए ये कंपल्शन नहीं होती। ओके, सबसे पहले हमने वो लायबिलिटी लिखी हैं जो होती हैं हमारी करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस मींस मेरे अकाउंट से ज़्यादा पैसे जब मैं निकाल लेती हूँ तो लेटर ऑन मुझे वो बैंक को देने हैं, तो वो मेरी लायबिलिटी है। बिल्स पेबल, जिन बिल्स की मुझे पेमेंट करनी है। क्रेडिटर्स, जिनसे मैं उधार पे माल खरीदती हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है। मींस ड्यू तो हो गया लेकिन अभी मैंने पे नहीं किया। जैसे मेरे घर का किराया, मेरे फैक्ट्री का किराया बोलूँगी क्योंकि हम बिजनेस की बुक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो रेंट जो है, मान लो 2 महीने से मैंने क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अनअर्नड इनकम, अनअर्नड, अर्न मतलब कमाना, अनअर्नड मतलब जो कमाई नहीं लेकिन मुझे एडवांस में मिल गई, मींस इसको हम एडवांस इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो एडवांस में मिल गई, तो ये मेरी इस साल की इनकम है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर ईयर की सारी असेट्स और लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। हम एक साल की बुक्स बना रहे हैं, तो जो भी उससे आगे का या उससे पहले का होगा उसको हम नहीं लिखते अपने खर्चे या इनकम में। तो अनअर्न्ड इनकम जो मैंने अभी कमाई नहीं, मुझे एडवांस में मिल गई, फॉर द टाइम बीइंग जब तक वो ड्यू नहीं हो जाती मैं उसे अपनी लायबिलिटीज़ में शो करूँगी। ओके, इसके अलावा कोई लॉन्ग टर्म लोन है, बैंक लोन है, किसी भी तरह का लोन, वो भी यहाँ आ जाएगा। रिजर्व्स, रिजर्व्स हमारे बचे हुए प्रॉफिट्स होते हैं जो हमने ऑनर की कैपिटल में ना ट्रांसफ़र करके बिजनेस में रखे हुए हैं, सो दैट फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ को कवर करने के लिए। हमने पढ़ा भी था ना प्रोविजन एंड रिजर्व का चैप्टर। ये भी बचे हुए प्रॉफिट हैं, अल्टीमेटली हैं तो ऑनर के, इसलिए इसको भी हम लायबिलिटीज़ में लिखते हैं। ओके, एंड द लास्ट वन इज कैपिटल, ऑनर की कैपिटल लिखेंगे, और जो प्रॉफिट एंड लॉस से आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था वो इसमें ऐड हो जाएगा, अगर लॉस होगा तो लेस कर देंगे। ओके इसके अलावा जो ड्राइंग्स है जो उसने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया है वो भी हम कैपिटल में से डिडक्ट करते हैं। ड्राइंग्स या विड्रॉल के नाम से दिया हो। इनकम टैक्स,
अपनी इनकम का टैक्स भी उसकी ड्राइंग्स मानी जाती हैं ऑनर की, इसलिए उसको भी बीइंग अ ड्राइंग हम लेस करते हैं। कि पर्सनल लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम भी ड्राइंग्स है, ये दो नाम याद रखने हैं। दीज विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ड्राइंग्स ऑफ द ऑनर। ठीक है, तो इसे भी हम कैपिटल में लेस करेंगे। ड्राइंग्स, इनकम टैक्स एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, नाउ द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने सारी असेट्स लिखी हैं। इन्होंने पहले करंट और फिर लॉन्ग टर्म नॉन करंट एसेट लिखी हैं। आपके लिए ये सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है। कैश का बैलेंस, मेरे पास बैंक का बैलेंस, बिल रिसीवेबल, जिन बिल से पैसा रिसीव होना है, शॉर्ट पीरियड के लिए कोई पैसा इन्वेस्ट किया है, डेटर्स या बुक डेट्स भी बोलते हैं डेटर्स को, या कस्टमर भी बोलते हैं, हम भी बोल सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमारा, जो क्लोजिंग स्टॉक कौन सा होता है, जो 31 मार्च वाले दिन मेरा बिना सेल हुआ मेरे गोडाउन में पड़ा है। प्रीपेड एक्सपेंस, रिमेंबर हमने लायबिलिटी साइड में देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा था। आउटस्टैंडिंग जो हमारे ईयर का खर्चा है लेकिन अभी पे नहीं किया, इसलिए मेरी लायबिलिटी है। प्रीपेड जो एडवांस में दे दिया, प्री मतलब पहले पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, तो अभी पे नहीं करना था, इसलिए इसको हम असेट में दिखाएंगे। इनकम का एडवांस लायबिलिटीज में और खर्चों का एडवांस असेट में। इनकम का आउटस्टैंडिंग नहीं होता, इनकम के लिए हम एक्रूड वर्ड यूज़ करते हैं। एक्रूड इनकम वो इनकम है जो हमने कमा ली लेकिन अभी हमें मिली नहीं है। इट्स सेम एज आउटस्टैंडिंग इनकम। ठीक है, ये मेरी इनकम है लेकिन मिली नहीं है, तो लेकिन है तो इस साल की, इसलिए इसको असेट में शो करेंगे। ओके, बस खर्चों के लिए हम आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इनकम के लिए एक्रूड। खर्चों के एडवांस के लिए हम प्रीपेड वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इनकम के एडवांस के लिए हम अनअर्न्ड वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऊपर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आया था, जो भी इन्वेस्ट की हो वो मेरी असेट ही है। इसके अलावा फिक्स एसेट्स है मेरी, फर्नीचर, लूज टूल्स, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क एंड द गुडविल ऑल्सो। टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों तरह की एसेट्स मेरी यहाँ आ जाएंगी। ओके, इस फॉर्मेट को अच्छे से कर लेना है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, पूरा फाइनल अकाउंट अब हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनाना है। ठीक है, एक मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। हम ले लेते हैं 3 इलस है बेटा, 14, 15, 16। जो लास्ट वाली 17 इलस है उसको भी आप नहीं करोगे। ओके, इस चैप्टर में 3 है तो हम डिस्कस करते हैं। इलस 15 कर लेते हैं। ठीक है, एक ही पेज पे सारी आइटम्स इसकी दी हुई हैं। 14 आप खुद रीड आउट कर लेना। देखो क्या दिया है, पहले हम स्टेटमेंट समझ लें, फिर मैं बुक हटा के आपको सॉल्यूशन करके दिखाती हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मुरली मनोहर एंड सन्स, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and a balance sheet as at that date. Stock in hand on 31st March was 56,000. 31 मार्च वाले दिन मेरे पास स्टॉक कितना था, 56,000 का। इट मीन्स ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है बेटा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। इसके बाद मुझे ये जो फॉर्मेट बना के दिया हुआ है, इसमें जितनी भी आइटम्स हैं ये मेरा ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, स्टॉक मुझे ट्रायल के बाहर दिया है, कई बार स्टॉक अंदर भी दिया होता है। ठीक है, दोनों का ट्रीटमेंट बताऊंगी। बाहर इसलिए दिया होता है क्योंकि 31 मार्च वाले दिन ही हमने कैलकुलेट किया होता है, तो इसकी बुक्स में एंट्री पास आउट नहीं हुई, इसलिए ये बाहर दिया हुआ है। इट बीइंग एडजस्टमेंट, अगर ये बाहर दिया है तो इसे 2 जगह लिखना पड़ेगा क्योंकि एंट्री में ये 2 जगह आता है। ओके, और जो चीज़ें हमें ट्रायल के अंदर दिए हैं, ये सारे लेजर के बैलेंसेस हैं हमारे, इसको हम एक जगह लिखेंगे, इधर इन ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। क्लियर? देखो सबसे पहले स्टॉक एट कमेंसमेंट। अब ये फिगर्स अमाउंट तो हम देखें। स्टॉक एट कमेंसमेंट, कमेंस होता है स्टार्ट करना, बिजनेस शुरू किया तो पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक है जो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। ओपनिंग स्टॉक हम कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में। देखो यहीं पे टिक कर आ रही हूँ,
साथ साथ सॉल्यूशन में टू ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखेंगे। मैं साथ साथ आइटम्स रीड करती हूँ और आपको बताती जाती हूँ। परचेजेस दिया है और सेल दिया है। परचेज कहाँ आता है आपको पता होना चाहिए, ट्रेडिंग की डेबिट में। हमने इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि इसमें से रिटर्न माइनस करते हैं, और सेल हमने ट्रेडिंग की ही क्रेडिट में लिख दिया। परचेज और सेल दोनों दी हुई थी। नेक्स्ट आइटम देखो, एक बार क्वेश्चन दिखाती हूँ। हमें रिटर्न दिया है। रिटर्न्स जो हैं कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन अमाउंट दिया है डेबिट और क्रेडिट में। तो रिमेंबर, परचेज रिटर्न परचेज डेबिट में होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट वाली है। सेल क्रेडिट में लिखी होती है, सेल रिटर्न डेबिट वाली है। अपोजिट होता है ना, हमें पता भी है। एंट्री में परचेज को डेबिट करते हैं, परचेज रिटर्न को क्रेडिट। सेल क्रेडिट होती है लेकिन उसकी रिटर्न डेबिट होती है। ओके, यानी कि परचेज रिटर्न हुई 3000 और सेल रिटर्न 2200। तो परचेज में से हम परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे और नेट अमाउंट यहाँ लिखना है। लिखना कैसे है इसका प्रोसीजर ध्यान रखो। इनर कॉलम में माइनस करेंगे, नीचे लाइन ज़रूर लगानी है और लास्ट फिगर के सामने ही लिखना है। ओके, सिमिलरली सेल में से सेल रिटर्न माइनस की और नेट अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट हमें दिया है ड्राइंग्स और कैपिटल। कैपिटल हमेशा क्रेडिट में होती है और ड्राइंग्स डेबिट में है, और हमें पता है ये दोनों आइटम कहाँ जाती हैं, बैलेंस शीट में। करती जाती हूँ। बैलेंस शीट में हमने कैपिटल लिखी और इसमें से ड्राइंग्स जो हैं वो हमने लेस कर दी। क्लियर? इसके बाद हमें कार्टेज दिया है। इफ ओनली कार्टेज इट्स गिवन, इट इज एक्सपेंस ऑफ ट्रेडिंग। इसको ट्रेडिंग की डेबिट में लिख दो। जितने भी खर्चे हैं इधर ट्रेडिंग की डेबिट में आएंगे या P&L की डेबिट में आएंगे। ओके, फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग, फैक्ट्री वर्ड लग गया, दैट मीन्स फैक्ट्री का खर्चा है तो ट्रेडिंग में आ जाएगा। वर्क्स एक्सपेंस भी, यानी कि वर्क्स हम फैक्ट्री के खर्चे ही बोलते हैं इसको, तो ये भी कहाँ आएंगे, ट्रेडिंग की डेबिट में। रेंट रिसीव दिया है। इसके बाद रेंट रिसीव हुआ है, रिसीव मतलब मेरी इनकम है। जितनी भी इनकम है वो कहाँ आती है, की क्रेडिट साइड में। ट्रेडिंग और P&L इकट्ठा एक ही फॉर्मेट में बनता है। आपने बस थोड़ा सा स्पेस छोड़ के नीचे P&L की आइटम स्टार्ट कर देनी है और ऊपर हम ट्रेडिंग की लिखते जाएंगे, अलग अलग नहीं बनाना। बाय रेंट रिसीव्ड यहाँ लिख दिया। कैश एट शॉप, कैश एट शॉप मतलब मेरा कैश का बैलेंस शॉप पे, तो ये बैलेंस शीट में मेरी असेट है। अब ये आएगा तभी बेटे जब आपको सारी आइटम पता हो कौन सी चीज़ कहाँ आती है, इसलिए ये करने से पहले फॉर्मेट अच्छे से रिवाइज करना है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन में मुझे दिया है अकाउंट रिसीवेबल कपिल जडेजा यादव और अकाउंट पेबल प्रभाकर तेंदुलकर। हमें किसी का नाम नहीं लिखना। अकाउंट रिसीवेबल मतलब मेरे डेटर्स या बिल रिसीवेबल, अकाउंट पेबल का मतलब बिल्स पेबल। ठीक है, आपने इसका टोटल ही लिखना है, किसी के नेम से नहीं लिखना। ओके, अकाउंट रिसीवेबल मेरी असेट्स में आ जाएंगे और अकाउंट पेबल आप बाय अंदर लिखना चाहते हो तो इनर कॉलम में बता दो, नहीं तो टोटल ही लिखो सीधा। ओके, हॉर्स एंड कार्ट, हॉर्स क्या है, मेरा लाइफ स्टॉक है, यानी कि मेरे पास घोड़ा है तो वो भी मेरी एसेट हुई और उसकी गाड़ी भी, तो वो मेरी कहाँ आ जाएगी, अकाउंट पेबल भी हो गया था। ठीक है, बिल रिसीवेबल BR और BP दिया है। BR मेरी एसेट और BP मेरी लायबिलिटीज में शो होगा। क्लियर? रेंट पेड, रेंट पे किया, खर्चा है, और कुछ नहीं कहा तो हम इसको ऑफिस का रेंट मानते हैं, P&L में लिखेंगे। ओके, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी यहाँ आएगा। सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस होगा तो वो ड्राइंग्स होता है बेटा। अगला मुझे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी दिया है, वो ड्राइंग्स है, इसलिए उसे मैं कैपिटल में से लेस कर दूंगी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। बैंक का ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है मेरी, और बैंक इंटरेस्ट भी दिया है, इंटरेस्ट बैंक का पे किया, मेरा खर्चा है, P&L की डेबिट में आ जाएगा। टेलीफोन एक्सपेंस P&L की डेबिट में, एडवर्टीजमेंट P&L की डेबिट में, सैलरी एंड वेजेस इसमें हम हमेशा फर्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंग लिखते हैं। पहले सैलरी लिखा है तो P&L में, अगर वेजेस एंड सैलरी होता तो ट्रेडिंग में आ जाता। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, तो ये मेरी क्या है, असेट, बिल्डिंग के लिए यूज़ होते हैं ये। ऑडिट फी
मेरी बुक्स को ऑडिट चेक कराने की फ़ीस है, ये भी मेरा P&L में। जो फैक्ट्री के खर्चे हैं बस वो ट्रेडिंग में लिखने हैं, बाकी सब P&L में लिख देने हैं। ओके, अब हमने ट्रायल की सारी आइटम्स लिख ली हैं बेटा। इसके बाद हमारे पास एक आइटम बची है जो ट्रायल के बाद बाहर दी थी, क्लोजिंग स्टॉक 56,000 का। इसको हम दो जगह लिखेंगे, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट की बाय क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरी बार क्योंकि ये बिना बिका हुआ स्टॉक है तो ये मेरी असेट है, बैलेंस शीट की असेट में भी आ जाएगा। ओके, सारी आइटम्स लिख ली। जो बाहर था क्लोजिंग स्टॉक वो मैंने दो जगह लिखा, एक बार असेट में और एक बार ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में। नाउ द बैलेंसिंग। सबसे पहले हम किसकी बैलेंसिंग करें? ट्रेडिंग अकाउंट की। कैसे बैलेंसिंग करनी है बेटा? दोनों साइड का टोटल करना है। ओके, आपस में माइनस करना है और जिस साइड का टोटल कम था उस साइड लिख देना है। ठीक है, हमने इधर का टोटल किया 173,800, उसमें से इधर का टोटल कम था वो माइनस करा तो बैलेंस बचा 37,480। ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ कैरी डाउन करो और ज़्यादा वाला टोटल दोनों साइड लिख देते हैं। ठीक, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट यहीं नीचे P&L में इधर चला जाएगा, ब्रॉड डाउन हो जाएगा। ठीक, ट्रेडिंग बंद किया और ट्रेडिंग का GP चला गया P&L में। इसी के नीचे साथ ही कंबाइन बनाना है P&L। ओके, और फिर इसमें हमने P&L की इनकम लिख दी और P&L के खर्चे लिख दिए। अब इन दोनों साइड का टोटल करेंगे और आपस में माइनस करेंगे, और टोटल इस बार इनकम साइड का कम है तो खर्चों वाली साइड का टोटल ज़्यादा है, तो बैलेंस मेरा आ गया नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जो भी प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा ये कैपिटल में चला जाएगा। लॉस है तो कैपिटल में माइनस कर दो, बैलेंस शीट में से लेस हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, और कैपिटल में से लॉस लेस हुआ और ड्राइंग्स भी लेस हुई, नेट कैपिटल आपने यहाँ लिख दी। अब आप दोनों साइड बैलेंस शीट का टोटल करोगे तो ये आपका इक्वल आएगा। जितना टोटल इस साइड आएगा उतना ही असेट्स का भी आएगा। दिस इज़ द कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम ईयर एंड पे बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। एक और क्वेश्चन इसका नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा। ओके।